नमस्कार भाई लोग, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम कर रहे थे एसएससी के सीजीएल का प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस ईयर जो पेपर हो चुका है उसका, है ना। और उसी क्रम में आज आगे बढ़ाएंगे। और आज का जो सेट रहेगा कौन रहेगा, एसएससी सीजीएल 2023 में जो क्वेश्चन पेपर हो चुका है 18 जुलाई को, इसका शिफ्ट फर्स्ट का रहेगा, है ना। मतलब कि 18 जुलाई में जो फर्स्ट शिफ्ट पेपर हुआ है सीजीएल का, उसका रहेगा जीके का पूरा डिस्कशन रहेगा, है ना। और जहाँ पे ट्रिक की ज़रूरत होगी वहाँ पे ट्रिक भी करेंगे हम। तो आप कृपा करके मेहरबानी करके सुन लीजिए, है ना। मेहरबानी ही करते हैं, है ना। चलिए कोई नहीं, जिसको जो करना है करो, लेकिन सुनो, है ना। हाँ चलिए शुरू किया जाए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है कि भारत ने किस ओलंपिक खेल में पहली बार स्वर्ण पदक जीता। भारत जो है किस ओलंपिक खेल में पहली बार जीता था स्वर्ण पदक। तो इसका जो आंसर होगा वो कौन होगा, 1928 जो एम्स्टर्डम में हुआ था, वहाँ पे जीता था स्वर्ण पदक, है ना। हॉकी पुरुष का हॉकी टीम जो था उसमें जीता था स्वर्ण पदक हमारा इंडिया का, है ना। लेकिन ध्यान रखिएगा उस समय 1928 में हम लोग ब्रिटेन के ध्वज तले खेल रहे थे, मतलब भारत स्वतंत्र नहीं था, है ना। अगर पूछ दे कि स्वतंत्र भारत में पहली बार ओलंपिक गेम में कब शामिल हुआ, तो पहली बार शामिल हुआ था 1948 ईस्वी में, जो लंदन में हुआ था, उसको बोलता है लंदन ओलंपिक, है ना। अगर पूछ दे कि ओलंपिक गेम शुरू कब हुआ था, तो 1896 में शुरू हुआ था। अगर पूछ दे कि भारत ओलंपिक गेम में पहली बार कब शामिल हुआ था, तो 1900 में शामिल हुआ था, 1900 में, है ना। ये 1928 है, वो क्या है, पहली बार पदक जीता था, स्वर्ण पदक, है ना। और स्वतंत्र भारत में पहली बार कब शामिल हुआ था, तो 1948 में, है ना। वही सवाल बनता है कि ओलंपिक गेम में पहली भारतीय महिला कौन है जो ओलंपिक पदक जीती है, तो उसका नाम होता है कौन, कर्णम मल्लेश्वरी का। ठीक है, आदर्श जगह कई बार पूछा सवाल है। एक सवाल यहाँ से और बनता है कि ओलंपिक गेम में पहली महिला कौन शामिल हुई थी भारत से, तो उसका नाम है लीला मैरी राव, है ना। तो ये सारे क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। और बाकी बात, अगर करंट अफेयर में पूछता है कि ओलंपिक गेम कहाँ कहाँ पे होता है, तो याद रखिएगा भारत में अभी तक ओलंपिक गेम नहीं हुआ है ना। भारत में एक बार हुआ सिर्फ राष्ट्रमंडल खेल, वो भी 2010 में चीन बोल रहे हैं, दिल्ली में, है ना। ओलंपिक की बात करता है तो अभी यहाँ बताया तो हर बार बताते हैं ट्रिक, है ना। इसका देखो, ओलंपिक गेम जो होता है दो होता है, एक होता है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और एक होता है शीतकालीन ओलंपिक। तो ग्रीष्मकालीन अलग जगह पे होगा और शीतकालीन अलग जगह पे होगा। लेकिन हाँ, उसी के जस्ट बाद तुरंत होता है पैरालंपिक गेम। पैरालंपिक गेम मतलब क्या हो गया, जिसमें थोड़ा सा दिव्यांग लोग, विकलांग लोग अगर खेलता है, उसको बोलते हैं पैरालंपिक गेम, है ना। तो जहाँ पे ओलंपिक गेम होता है, ग्रीष्मकालीन रहे चाहे शीतकालीन, जस्ट उसका तुरंत होता है वहीं पे उसी फील्ड पे पैरालंपिक गेम। तो ओलंपिक ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन कहाँ कहाँ पे होगा, उसका हम कर लेते हैं जल्दी से ट्रिक से, है ना। अगर रहे ग्रीष्मकालीन के, याद रखना है ऐसे कि जाफर की अम्मी गरमाया, क्या रखना है, जाफर की अम्मी गरमाया। गरमाया से क्या हो जाएगा, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, गरमाया से ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, अम्मी से अमेरिका, और जा से जापान, और फर से फ्रांस, है ना। ये कब होगा, 2020 में, 2024 में, फिर 2028 में। 2020 में जापान में, 24 में फ्रांस में, 28 में अमेरिका में होगा। सब बात को आपको याद रखना है। यहाँ से ग्रीष्मकालीन वही रहेगा शीतकालीन, तो याद रखना पचाओ, क्या हो जाएगा, पचाओ, चीनी, इटली, ठंडी में, ठंडी से कहा जाएगा शीतकालीन। ठंडी मतलब क्या क्या होता है, शीतकालीन ना। तो शीतकालीन ओलंपिक कहाँ कहाँ पे होगा, 2018 में हो चुका है, कहाँ पे, प्योंगचांग में। और 2022 में होगा, हो चुका है कहाँ पे, चीन में। और 2026 में कहाँ पे होगा, इटली के मिलान शहर में। तो ये सारी बात याद रखना है, ठीक है। चलिए अब यहाँ से बढ़ाते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा दूसरा। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि काली मिट्टी क्षेत्र को पहचानना है। काली मिट्टी कहाँ के क्षेत्र में पाया जाता है। अगर आप ज्योग्राफी पढ़े होंगे तो वहाँ पे एक रहता है लिस्ट, है ना। लिस्ट क्या रहेगा, भारत का मैप रहता है, और भारत के मैप में अलग अलग मतलब कि कुछ बिंदु दे के अलग अलग नाम दर्शाया हुआ रहता है ना। अगर आपको याद होगा, अच्छा इसको पहले आंसर कर लेते हैं। दक्कन ट्रैप, है ना। दक्कन ट्रैप में जो है ये पाया जाता है क्या, काली मिट्टी। काली मिट्टी को ही बोलते हैं क्या, रेगुर मिट्टी। इसी को बोलते हैं क्या, कपासी मिट्टी, क्योंकि इसमें कपास अधिक मात्रा में होता है, रखिएगा, है ना। और काली मिट्टी का ही एक और नाम है लावा मिट्टी। क्यों, क्योंकि काली मिट्टी का निर्माण होता है किससे, लावा से, है ना। लावा के कोई चट्टान टूटा, लावा टूटा, है ना,
चट्टान कोई टूटा, अग्नि चट्टान, है ना, उससे लावा निकलता है और लावा के मतलब कि बहुत वर्षों बाद बदल जाता है किसमें, काली मिट्टी में। ठीक है, अगर सवाल पूछ ले कि काली मिट्टी काली क्यों होती है, तो याद रखिएगा टिटेनीफेरस मैग्नेसाइट होता है उसमें तत्व अयस्क, जिसके कारण होता है वो क्या, काली होता है। ठीक है, अच्छा बोल रहे थे कि कहाँ कहाँ पे कौन सा मिट्टी होता है ना। देखिए अगर आपको भारत का, इंडिया का मैप याद होगा तो कुछ इस तरह से होता है ना, कुछ इस तरह से, यहाँ पे आगे मत बोलो भाई, है ना, कुछ इस तरह से, कुछ ऐसे होता है इंडिया का मैप। तो जो ये क्षेत्र दिख रहा है आपको, ये वाला पूरा क्षेत्र, है ना, यहाँ पे बोलते, इसको बोलते हैं दक्कन प्लेटियो, दक्कन प्लेट बोलता है, डी लिखे है ये, है ना। इसमें क्या पाया जाता है, क्या लगभग काली मिट्टी पाया जाता है इस क्षेत्र में, है ना। एक देखो यहाँ पे है, ये इसको क्या बोलते हैं क्षेत्र को, इसको बोलते हैं तटीय क्षेत्र। तटीय क्षेत्र में कैसा मिट्टी रहेगा, तटीय क्षेत्र में रहता है लैटेराइट मिट्टी। तटीय क्षेत्र में कैसे रहेगा, लैटेराइट मिट्टी, मतलब जो समुद्र के किनारे है उसको बोलते हैं तटीय क्षेत्र, है ना। ये देखो यहाँ पे ऊपर क्षेत्र है ना, जिसको बोलते हैं हिमालयी क्षेत्र। तो हिमालयी क्षेत्र क्या, पर्वत ना है, वहाँ पे रहेगा कैसा, पर्वतीय मिट्टी, है ना। एक भाग है, कुछ भाग देखो यहाँ पे है, और कुछ भाग यहाँ भी, कुछ भाग यहाँ भी, इस क्षेत्र में भी जहाँ पे नदियाँ हैं और जस्ट पहाड़ के थोड़ा दूर में है ना, उसको बोलते हैं क्या, मैदान, है ना, समतल मैदान या मैदान। तो मैदानी क्षेत्र में जो नदियाँ बहती है ना, वहाँ पे जलोढ़ मिट्टी होता है ना। तो इस क्षेत्र में क्या रहेगा, जलोढ़ मिट्टी, कुछ कुछ भाग में जलोढ़ मिट्टी, यहाँ भी जहाँ पे नदियाँ हैं वहाँ पे जलोढ़ मिट्टी है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे भी कुछ कुछ मात्रा में, बहुत कम मात्रा में, मतलब कि यहाँ पे भी पाया जाता है क्या, आपको काली मिट्टी। ठीक है, एक ऑप्शन कौन दिया हुआ है, हाँ यही सारे ऑप्शन है। ठीक है, तो यही सब बात का आपको याद रखना है, कहाँ कहाँ पे कौन सा मिट्टी पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला, सब कुछ ठीक ठाक है ना, हाँ ठीक है। ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, अच्छा अभी हम बताए हैं क्वेश्चन, अभी तुरंत बताए हैं, अभी तुरंत आ गया क्वेश्चन, है ना। ओलंपिक में कौन था, कर्नल मल्लेश्वरी हो जाएगी राइट आंसर। ठीक है, याद रखिएगा, यही रहेगा कि ओलंपिक में पहले बार भाग कौन ली थी, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, लीलामणि राव। ठीक है, अच्छा बाकी सब ये सब तो अभी खेल ही रही है, मेरा भाई चानू है, भारत वेट लिफ्टर है ना, पीवी सिंधु बैडमिंटन खेलती है, साइना नेहवाल भी बैडमिंटन ही खेलती है। तो ये सब तो करंट की बातें हो गई, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 बहुत बढ़िया, क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। देखिए सुनिए, 4 में है कि संघ लोक सेवा आयोग के संबंध में सही कथन है, मतलब संघ लोक सेवा आयोग जिसको बोलते हैं यूपीएससी, इसके बारे में सही चुनना है आपको कि क्या है ना। ऑप्शन नंबर, स्टेटमेंट दिया हुआ, स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट में है ए में, कि संसद को आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा शर्तों के संबंध में नियम बनाने की शक्ति है ना। एक स्टेटमेंट तो ये हो गया, है ना। देखो यहाँ पे जो है ना बात, जो यूपीएससी होता है, जो संघ लोक सेवा आयोग होता है ना, उसको बोला जाता है क्या, ये कैसा है, ये ऑटोनोमस बॉडी है, मतलब कि बोलते, इसको बोलते हैं स्वायत्त संस्था है ये, है ना। इसके मतलब इसमें किसी की भागीदारी नहीं रहेगी। लेकिन यहाँ पे बोला है कि संसद जो है इसके सदस्यों का, सदस्य हो गया, अध्यक्ष हो गया, कर्मचारी हो गया, सबके बारे में नियम बनाता है। तो नियम तो बनाए करता है, तो सही बात है ना, ये सही बात है। दूसरा क्वेश्चन है, स्टेटमेंट नंबर दूसरा है बी में, कि भारत सरकार अधिनियम 1935 में फेडरेशन के लिए एक लोक आयोग और प्रत्येक प्रांत या प्रांतों के समूह के लिए एक प्रांतीय लोक सेवा आयोग की परिकल्पना की गई है। बिल्कुल सही बात है, भारत शासन अधिनियम 1935 जो था ना, उसी के तहत संघ लोक सेवा आयोग को पहली बार इंडिया में लाया गया था, है ना। तो ये बात, ये भी सही है। और ऑप्शन नंबर सी में है कि 1950 में संविधान के अनुच्छेद 378 के खंड 1 के आधार पर संघीय लोक सेवा आयोग को संघ लोक सेवा आयोग के रूप में जाना जाने लगा, है ना। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, मिस्टेक क्या है, यहाँ पे जो लिखा है 1950 में संविधान के अनुच्छेद 378 खंड 1, यही गलत है। अनुच्छेद 378 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे होगा 315 अनुच्छेद। अनुच्छेद 315 में संघ लोक सेवा आयोग का मतलब कि यूपीएससी का वर्णन है। 378 में संघ लोक सेवा के कुछ और मतलब की बात कहा गया, संघ लोक सेवा के उपबंध के बारे में बात किया गया। संघ लोक सेवा के उपबंध कहाँ पे रहेगा, तो 378 में, लेकिन वहाँ पे आयोग के स्थापना का दौर रहेगा तो 315 में है ना। तो ये गलत है, बाकी दोनों सही है, ए और बी सही है, सी गलत है। ठीक है, अगर थोड़ा सा हम बात करते हैं यूपीएससी के बारे में, संघ लोक सेवा आयोग के बारे में, तो यहाँ पे क्वेश्चन में आ ही गया था कि भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत ये लागू किया गया था भारत में, है ना। उस समय क्या था,
देखो अभी हम पढ़ते हैं क्या, संघ लोक सेवा आयोग, उस समय था फेडरेशन लोक सेवा आयोग, फेडरेशन संघ लोक सेवा आयोग था, है ना, ये था, वो हो गया। अच्छा, ये जो संघ लोक सेवा आयोग जो था, ये किस कमेटी के आधार पर बना था, किस कमेटी या समिति के संशोधन रिपोर्ट पर बना था, याद रखिएगा, ली आयोग के आधार पर अनुशंसा पर बना था संघ लोक सेवा आयोग। ली आयोग का गठन कब हुआ था, 1926 में, 1926 में ली आयोग का गठन हुआ था, है ना। अगर पूछ दे कि यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, या सदस्य और अध्यक्ष दोनों के, तो करते हैं राष्ट्रपति। कार्यकाल कितना होता है, तो 6 वर्ष या 65 वर्ष, 6 वर्ष में 65 वर्ष में जो पहले पूछ जाए हट जाएंगे। हटता किस कैसे है, तो साबित कदाचार या अयोग्यता के आधार पर सुप्रीम कोर्ट की सलाह पर हटता है। ये क्या बोले हैं, साबित कदाचार, मतलब कि कोई भ्रष्टाचार में पकड़ा गया है ना, या अयोग्य चुना गया किसी कारण से, तब सुप्रीम कोर्ट के सलाह पर से ही इसको हटा सकते हैं। राष्ट्रपति इसको हटाता नहीं है, ठीक है। राष्ट्रपति खाली नियुक्ति कर सकता है, हटाने की शक्ति इसके पास नहीं है, ठीक है। चलिए एक बात और करते हैं, संघ लोक सेवा आयोग के बारे में क्या कैसा है, ये वही बोले हैं, ये ऑटोनॉमस बॉडी है। ऑटोनॉमस बॉडी मतलब क्या होता है, स्वायत्त संस्था है, इसमें किसी का हस्तक्षेप नहीं होता है, ठीक है। दूसरा बात सबसे इम्पोर्टेंट है क्या, यह कैसा संस्था है, तो सलाहकारी संस्था है ना, मतलब कि राष्ट्रपति को या किसी भी नेता वगैरह को, प्रधानमंत्री को, है ना, सलाह दे सकता है सिर्फ, है ना, और इसका सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री बाध्य नहीं है, मतलब इसका सलाह जो है बाध्यकारी नहीं है ना, सिर्फ सलाह दे सकता है, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको देखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हो गया ना, हाँ 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं, उपाधियों का अंत कहाँ पे। उपाधियों का अंत सब बहुत फेमस क्वेश्चन, बहुत पुराना क्वेश्चन, लालू टाइप का क्वेश्चन दे दिया है। 18 में है, 18 में उपाधि के अंत, 17 में है अस्पृश्यता के अंत, है ना। 16 में क्या है, 16 में है लोक नियोजन में समता, है ना, मतलब कि कहीं वैकेंसी निकलेगा तो सबका बराबर अधिकार है भरने का, है ना। और अनुच्छेद 16 के ही 4 में है आरक्षण से संबंधित प्रावधान। आरक्षण मिलता है कहाँ पे, अनुच्छेद 16 के 4 के तहत, ठीक है। आ जाते हैं 15 में। 15 में क्या है, धर्म, जाति, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव किसी से नहीं किया जाएगा, अनुच्छेद 15 में। 14 में क्या है, 14 में क्या है, संविधान हाँ बोल रहे थे क्या, कुछ इशू होता है, कट गया था, है ना, कार्ड भर गया था, इसलिए थोड़ा सा समस्या हो गया। 14 में बोल रहे थे ना कि आर्टिकल 14 में क्या है, हाँ विधि के समक्ष समता है, इसमें विधि के समक्ष समानता है आर्टिकल 14 में, है ना। देखो आर्टिकल 14 में 2 प्रकार के अधिकार है, दो तरह के अधिकार है ना। एक है विधि के समक्ष समानता या विधि के समक्ष समता रहेगा, ये लिया गया है ब्रिटेन से, और एक रहेगा विधि के समान संरक्षण, ये लिया गया है अमेरिका से। ये दोनों क्वेश्चन पूछा हुआ है ना। जनरली पढ़ते होंगे कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन, मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया, अमेरिका से लिया गया है, लेकिन यहाँ पे है क्या, एक ब्रिटेन का दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा 14 में, है ना। ये हो गया 18 से लेकर 14 तक, है ना। अभी देखो इतना सब पूरे जितना भी आर्टिकल था संविधान मौलिक अधिकार का सब कर चुके थे, लेकिन कट गया वीडियो, मूड खराब कर दिया। अब नहीं करेंगे, अब करेंगे अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि अभी ना हम पूरा का पूरा आर्टिकल 35 तक किए हैं, 35 तक बोले, लेकिन बीच में कट गया, पता नहीं क्यों। अब कैसे देख लिए, मतलब पता नहीं, ऐसे बोलते रहते हैं हम, पूरा ऐसे हो जाता है कभी कभी हो जाता है, 1 घंटा पूरा बोल लिए, पता चला कि मोबाइल बंद हो गया है चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में है ना कि आर्द्रता क्या है। आर्द्रता क्या होता है, आर्द्रता मतलब क्या होता है, वायु में जो है जलवाष्प चल जाता है, वायु में जलवाष्प की मात्रा जब भर जाती है, बढ़ जाती है, तो उसको बोलते हैं क्या, आर्द्रता बोलते हैं। ये तो मतलब इजी क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि किस देश के अधिकारियों ने भारतीयों को ले जा रहे जहाज कोमागटामारू को उतारने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। यह क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है ना। ये कहाँ मना कर दिया था, कनाडा में, कनाडा के मतलब वहाँ पे मना कर दिया था, है ना। इसलिए ना कि कनाडा में वहाँ पे ब्रिटेन की सेना था, है ना, वहाँ पे जब गया तो मना कर दिया। इसमें कहानी ये थोड़ा सा कर देते हैं कि बाबा गुरुदत्त सिंह जो है जापान से जहाज लिए थे, उस जहाज का नाम ही था कोमागटामारू। इसी जहाज से गए थे वो, कहाँ पे, कनाडा गए थे। 376 आदमी को मिलकर जो गया था कनाडा, है ना, लेकिन वहाँ पे मात्र 24 आदमी को उतारने दिया, बाकी सबको उतारने ही नहीं दिया,
है ना। तो वहाँ से मतलब कि वहाँ पे कुछ दिन रुका और उसके बाद आया, है ना। ये घटना कब की है? अप्रैल के है ना। कब के? अप्रैल 14 के, अप्रैल 1914 की घटना है। ठीक है। हाँ ठीक है। तो इसके बाद जो है ना वहाँ से लौट गया, लौट के जहाज, और उसके बाद आ गया कहाँ पे? कलकत्ता बंदरगाह है। कलकत्ता बंदरगाह में कहाँ पे? तो बजबज नामक एक बंदरगाह था कलकत्ता के पास, है ना। वहीं पे आया, लेकिन यहाँ पे ब्रिटिश सैनिक था, यहाँ पे उतरने से मना कर दिया और उसमें गोलीबारी हुई। गोलीबारी में जो है ना 19 आदमी मर गया था। और ये मतलब कि बहुत मतलब कि उस समय भयंकर हाथी समझिए कि एक तरह से हादसा कांड हो गया। पूरे भारत में जो है ना जोश भर गया कि काहे मार दिया। इस तरह से आंदोलन जो है वो और तेज हो गया था। तो ये था पूरा का पूरा कहानी इसका, कोमाघाटा मारू का। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है, क्वेश्चन नंबर 8 में है कि गरबा किस त्योहार के दौरान किया जाता है? तो गरबा कब होता है? गरबा होता है नवरात्रि के दिन। नवरात्रि मतलब क्या? नवरात्रि मतलब जो हिंदू परंपरा का धर्म है नवरात्रि, जिसमें दुर्गा माँ की पूजा होती है, उसमें क्या होता है? गरबा में जो होता है ना, गरबा का ये संदेश है कि उसमें देखते होंगे अक्सर कि एक तरफ लेडीज एक तरफ जेंट्स रहता है ना। तो जो लेडीज रहती है वो दुर्गा का अवतार होती है, और जो जेंट्स होता है वो महिषासुर का अवतार होता है। दुर्गा माँ जो है महिषासुर का वध की थी, उसी को उपलक्ष्य मनाया जाता है नवरात्रि। और उसमें गरबा डांस किया जाता है गुजरात में, गुजरात में का होता है, पंजाब में भी होता है, दोनों जगह होता है ना। तो कहाँ पे? नवरात्रि में होता है। एक ऑप्शन दिया है आपका पोंगल। पोंगल कहाँ पे होता है? तमिलनाडु में होता है। फसल की कटाई का उत्सव है ये पोंगल, है ना। एक ऑप्शन दिया हुआ आपका दिवाली। दिवाली मतलब क्या समझते हैं? दिवाली किसको बोलते हैं? दिवाली में जो है ऐसा माना जाता है कि भगवान राम जो है रावण को मार के, मतलब रावण को जीत करके आए थे अयोध्या, उसी उपलक्ष्य में मनाते हैं हम लोग क्या? दिवाली मनाते हैं, दिवाली सेलिब्रेट करते हैं। और एक ऑप्शन दिया हुआ है बिहू। बिहू कहाँ का त्यौहार है? असम का त्यौहार है बिहू। बिहू देखो 3 प्रकार का होता है। एक होता है भोगली बिहू, एक होता है रोंगली बिहू। इसी रोंगली बिहू को भी बोलते हैं बोहाग बिहू, बहुत फेमस क्वेश्चन है, कई बार पूछा हुआ है। और एक होता है कोंगली बिहू, है ना। कोंगली बिहू को कांटे बिहू कहते हैं, कांटे बिहू भी कहते हैं, है ना। तो जो भोगली बिहू है उसको माघ बिहू कहते हैं। जो भोगली बिहू है ना वो होता है जनवरी में। कहाँ पे कब होगा? जनवरी में होता है। और ये जो है बोहाग बिहू, इसी को बोलते हैं रोंगली बिहू। ये कहाँ होता है? किस उपलक्ष्य में? तो न्यू ईयर का पार्टी होता है, न्यू ईयर सेलिब्रेशन के रूप में होता है ये, है ना। और जो पहले का बताया था कांटी बिहू या भोगली बिहू, ये होता है किस? फसल कटाई के उत्सव में। और उसके लास्ट में कौन? कोंगली बिहू, है ना। कोंगली बिहू जो होता है इसमें तुलसी जी का पूजा किया जाता है, तुलसी जी को पूजन करता है। ठीक है। तो ये सब था बिहू जो असम का था। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि दिसंबर 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने कहाँ अस्थाई निकाय चुनावों के लिए ओबीसी कोटा निलंबित कर दिया? ये किया था कहाँ पे? महाराष्ट्र में और मध्य प्रदेश में कर दिया था, ओबीसी कोटा को निलंबित खारिज कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 10 में है कि यह त्यौहार नागालैंड सरकार द्वारा 2000 में जनजातियों के बीच अंतर क्रिया को प्रोत्साहित करने और राज्य की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ाने के लिए शुरू किया गया था। कौन है? तो ये हॉर्नबिल नागालैंड का जो बहुत सबसे फेमस समझिए तो क्वेश्चन है इसका, नागालैंड का हॉर्नबिल महोत्सव, है ना। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। एक ऑप्शन दिया हुआ आपका नुआखाई। नुआखाई भी कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है ना। ये कहाँ पे होगा? ओडिशा में होता है। फसल कटाई का उत्सव है ये नुआखाई, है ना। जब धान हो जाता है ना, धान के मतलब कि होने की खुशी मनाता है नुआखाई। एक है गान नगाई, ये कहाँ पे होता है? ये बहुत जगह होता है, असम में होता है, मणिपुर में होता है, नागालैंड में भी होता है ना। तो कई सारी जगह पे होता है गान नगाई। ये भी फसल कटाई का ही उत्सव है। क्वेश्चन नंबर 11 में है कि औद्योगिक नीति 1956 की अनुसूची ए में कितने उद्योग सूचीबद्ध थे, है ना। तो देखो 56 के नीति में जो है ना अनुसूची ए में कई वो था? 17 गो था, 17 गो। अनुसूची ए में 17 गो, अनुसूची बी में 12 गो, और बाकी जितना भी नष्ट था अनुसूची सी में था। ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 12 में है कि मानव विकास सूचकांक रैंक में घटते क्रम। अच्छा, मानव विकास सूचकांक जो होता है ना, इसमें रैंकिंग जारी करता है, हर साल जारी करता है। तो इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है आपको ऑप्शन के हिसाब से, जो श्रीलंका रहेगा पहले रहेगा, उसके बाद मालदीव, उसके बाद भूटान, उसके बाद बांग्लादेश, है ना। ये पुराना रैंकिंग है, नया रैंकिंग आप करंट अफेयर में पढ़िए, इसकी जरूरत है नहीं।
क्वेश्चन नंबर 13 में है कि आसनसोल, हावड़ा, मालदा और सियालदा किस जोन में, मतलब कौन सा जोन में पड़ता है, ये सब जो है ना, ये सब किस में जोन में पड़ता है ना। इसका आंसर जो होगा कौन होगा, पूर्वी कलकत्ता में होगा, पूर्वी कलकत्ता में, है ना। अब देखो जितना भी रेलवे जोन है सबको आपको अच्छे से याद रखना चाहिए, है ना। जितना भी रेलवे जोन है सबको याद रखना चाहिए, है ना। एक हम बता देते हैं यहाँ पे कैसे याद रखना है आपको, आप चाहें तो कॉपी में जैसे बताएंगे वैसे याद रखना है आपको, तो आपको मज़ा आएगा याद करने में। जैसे हम बताते हैं वैसे याद रखिएगा ना, तो आपको फिर सीख जाइएगा। देखो यहाँ पे है ना, एक बनाना है ऐसे करके बड़ा सा ग्राफ, है ना। गोल हो गया क्या, कोई बात नहीं, गोल नहीं हुआ तो कुछ चलेगा, है ना। ये इंडिया का मैप मान लेते हैं, इंडिया का मैप है ये, है ना। तो जो उत्तर में जोन की बात करेंगे, रेलवे जोन की बात कर रहे हैं, है ना। उत्तर में क्या है, नई दिल्ली है ना। थोड़ा जल्द देखो, एक सेकंड माफ करना हमको, कहीं कहीं पे थोड़ा जल्दी लिखे में हल्का हो सकता है कि उच्चारण में बाय द वे कहीं मिस्टेक हो जाए, तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। लेकिन जल्दी उच्चारण में मिस्टेक होता नहीं, उतना गलती हम लिखते नहीं है ना। लेकिन जल्दी लिखने के चक्कर में या शॉर्टकट में लिख दिए तो इसके लिए माफ़ी चाहेंगे, लेकिन बोलते हैं सही से, सुनिए तो सुनते जाइएगा। उत्तर में क्या हो जाएगा, मतलब कि उत्तरी जोन का कहाँ पे राजधानी, उत्तरी जोन का कहाँ पे हो जाएगा मुख्यालय, नई दिल्ली में। दक्षिण का चेन्नई में, हाँ दक्षिण का कहाँ पे हो जाएगा, चेन्नई में, ठीक है। उसी तरह से आते हैं पूरब में, पूरब में कहाँ पे, कोलकाता में। पश्चिम में कहाँ पे आते हैं, पश्चिम में होता है चर्च गेट मुंबई, चर्च गेट मुंबई। बीच में आते हैं, बीच में क्या होता है, सेंट्रल मुंबई, सेंट्रल मुंबई, ठीक है। ये हो गया 5 गो। चलिए आते हैं, ये था उत्तरी, है ना। अब रहेगा उत्तर मध्य, तो उत्तर से बीच में आ गया, यहाँ पे उत्तर मध्य में क्या जाता है, उत्तर मध्य में होता है इलाहाबाद, है ना। फिर दक्षिण मध्य रहेगा तो सिकंदराबाद, ठीक। फिर रहेगा पूरब मध्य, है ना। फिर रहेगा पूरब मध्य हो जाएगा कौन, हाजीपुर। फिर रहेगा पश्चिम मध्य, तो कौन जाएगा, जबलपुर, जबलपुर हो गया इस तरह से। अब देखो इस बीच में सब बनाएगा, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, तो जो ये है ना। अच्छा यहाँ पे आते हैं, ये जो है इसको बोलते हैं कि देखो इधर क्या है, इधर क्या है पश्चिम, इधर क्या है पूरब, इधर क्या है दक्षिण, ये क्या है उत्तर। तो अगर पूछे पश्चिम दक्षिण के मध्य, पश्चिम दक्षिण के बीच, पश्चिम दक्षिण में रेलवे मुख्यालय कहाँ है, ऐसे पूछेगा पश्चिम दक्षिण या दक्षिण पश्चिम, तो कहाँ पर हो जाएगा, हुबली में। कहाँ पर जाएगा, हुबली में, है ना। यही पूछेगा पूरब दक्षिण, है ना, कहाँ पे है, पूरब और दक्षिण, तो ये भी कहाँ पे होगा, ये भी कोलकाता ही है ना। पूर्व दक्षिण कहाँ पे, कोलकाता। फिर पूछे उत्तर पूरब, जिसको बोलते हैं पूर्वोत्तर, पूर्वोत्तर कहाँ पे है, गोरखपुर में, गोरखपुर में। वही पूछ ले उत्तर पश्चिम, तो यहाँ कहाँ पे होगा, जयपुर में। तो गोरखपुर, जयपुर, हुबली, कोलकाता, इलाहाबाद, सिकंदराबाद, हाजीपुर, जबलपुर। देख रहे हैं, तो इस तरह से आपको रखना है, ठीक है। यहीं पे कुछ और रहेगा, यहाँ पे एक और आता है, ये रहता है ना दक्षिण पूर्व मध्य। देखो दक्षिण पूर्व रहेगा तो कोलकाता, दक्षिण पूर्व मध्य रहेगा तो ये जाएगा, ये जबलपुर न था, ये तो हो जाएगा कौन, बिलासपुर। कौन जगह, बिलासपुर। एक यहीं पर रहता तटीय क्षेत्र, रेलवे तटीय क्षेत्र का अथी कहाँ पे है, तो ये कहाँ पे होगा, भुवनेश्वर, है ना, भुवनेश्वर। एक यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे रहेगा सीमांत पूर्वोत्तर, सीमांत पूर्वोत्तर कहाँ पर जाएगा, गुवाहाटी, गुवाहाटी, ये गोरखपुर है, ये गुवाहाटी है ना। तो इस तरह से आपको सभी का सभी याद रखना है अच्छे से, ऐसे याद रखो तब ना मजा आएगा। ऐसे जहाँ तहाँ ऐसे रट्टा मारिएगा तो भूल जाएगा, रट्टा मारने से कोई काम नहीं होता है। रट्टा मारना तो सब मार भी करता है, रट्टा मारिएगा तो भूल जाइएगा, रट्टा मार के ज़्यादा दिन तक जी नहीं सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में है कि प्लेटीहेल्मिन्थेज में कौन सी कोशिका ऑस्मोरेल्यूशन में मदद करती है। ऑस्मोरेल्यूशन मतलब वही हो गया जो शरीर में पचा नहीं अपच्य भोजन को बाहर निकालना, है ना। उसको बोल सकते हैं आप उत्सर्जन बोल सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ ऑस्मोरेल्यूशन, उत्सर्जन बोल सकते हैं उसको आप, है ना। देखो इसका जो आंसर होगा प्लेटीहेल्मिन्थेज जिससे ऑस्मोरेल्यूशन करता है या उत्सर्जन करता है, किससे करता है, फ्लेम कोशिका से। उसी को बोलते हैं हिंदी में ज्वाला कोशिका, ज्वाला कोशिका या फ्लेम कोशिका एक ही बात है ना। अब जितना भी वर्ग है जिससे जिससे उत्सर्जन होता है सबके बारे में हम लिख देंगे, सबका आपको रखना है अच्छे से, है ना। देखो कौन कौन सा वर्ग है पहले तो आपको यही रखना है ना। देखो एक तो यही लिखा हुआ प्लेटीहेल्मिन्थेज, दूसरा होता है एस्केल्मिन्थेज, तीसरा होता है एनेलिडा, फिर होता है आर्थ्रोपोडा, फिर होता है मोलस्का, फिर होता है हेमिकार्डेटा, फिर होता है कार्डेटा। अच्छा सबका रखना है, सबके बारे में रखना है, किसी से भी कोई सवाल पूछ सकता है ना। पहले था कौन,
प्लैटीहेल्मिन्थेज, उसके बाद एस्केल्मिन्थेज, उसके बाद एनेलिडा, फिर आर्थ्रोपोडा, फिर मोलस्का, है ना, मोलस्का, और एक आ जाते हैं हेमिकॉर्डेटा, और फिर आते हैं कार्डेटा, कार्डेटा में। ठीक है, कोई छोटा तो नहीं ना? ठीक है, ठीक है। अब इस सब के उत्सर्जन अंग रखना। उत्सर्जन अंग कौन कौन होता है? प्लैटिनम में लिखल था ज्वाला कोशिका, उसी को बोलते हैं क्या? फ्लेम कोशिका। अरे फ्लेम को ज्वाला बोलते हैं ना, कोई बात नहीं, वही है ज्वाला कोशिका। एस्केल्मिन्थेज रेनेट कोशिका। एस्केल्मिन्थेज क्या? रेनेट कोशिका। ठीक है। एनेलिडा नेफ्रीडिया, एनेलिडा नेफ्रीडिया, एनेलिडा नेफ्रीडिया। ठीक है। आर्थ्रोपोडा एक आता है, इसको बोलते हैं मैलपीधी नलिका। आर्थ्रोपोडा का कौन जगह? मैलपीधी नलिका। एक होता है मोलस्का, एक होता है कौन? मोलस्का। इसको बोलते हैं एसरबर, एक सेकेंड, इसको बोलते हैं क्या? केबर्सन ग्रंथि या केबर्सन अंग बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? केबर्सन, भाई जल्दी लिखाओ ना, केबर्सन। केबर्सन अंग रहेगा या केबर्सन ग्रंथि रहेगा, वही बात है। एक होता है हेमिकॉर्डेटा, है ना, तो हेमिकॉर्डेटा होता है कौन? शुंड ग्रंथि, शुंड ग्रंथि रहेगा, है ना। और कार्डेटा जो होता है, जो इसमें हम लोग आते हैं, कार्डेटा में कौन कौन होता है? हम लोग में किससे होता है उत्सर्जन? किडनी से होता है। अरे किडनी से, हम लोग में उत्सर्जन किससे होता है? किडनी से। किडनी को ब्रेक बोलते हैं हिंदी में, क्या दिक्कत है उसमें? तो ये सब का आपको उत्सर्जन अंग दिया हुआ है, ऑस्मोरिलेशन दिया हुआ है, सबको आपको रखना है, सब अच्छी तरह रखिएगा, मजा आएगा। चलिए आगे बढ़ावे। क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। क्वेश्चन नंबर आते हैं 15 में, है ना। क्वेश्चन नंबर 15 में है ना कि कॉम्बैट एविएटर के रूप में आर्मी एविएशन कोर में शामिल होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? ये तो करंट अफेयर है। ये बनी है कौन? कैप्टन अभिलाषा बराक बनी है। कैप्टन अभिलाषा बराक, देखो इसका नाम भी कैसा कैसा है। अब ये बढ़िया काम करेगा, उसका नाम भी बढ़िया रहेगा। कैप्टन अभिलाषा बराक, बराक ओबामा के खानदान का, है ना। मुकेश अंबानी, ऐसे लग रही है कि नाम बड़ा बड़ा वो है, बढ़िया काम करने वाला है। विराट कोहली, नाम ही दिख रहा है। महेंद्र सिंह धोनी, नाम सुनो, ऐसा मतलब कि नाम पता नहीं नाम क्या उसको कौन सोच के रखा है ऐसा खतरनाक नाम, और बढ़िया काम कर लिया है, तो नाम ही इसका। चलो कोई बात नहीं है। अब मेरा नाम विकास, दुनिया में लाखों करोड़ों विकास होगा, लाख तो छोड़ दो, करोड़ों होगा। कैप्टन अभिलाषा बराक थी, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में है कि मलिक अंबर, जिसने दक्कन में मुगलों का विरोध किया, किस राज्य का एक सक्षम प्रशासक था? ये किसका था? ये मलिक अंबर जो था अहमदनगर के था, अहमदनगर के। यहाँ से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे हम, है ना। देखो, जब अहमदनगर पर अटैक किया था अकबर, है ना, या अकबर के सेनापति, तो उस समय वहाँ का शासक कौन था? याद रखिएगा, उस समय वहाँ की शासिका थी चांद बीबी, चांद बीबी, और वहीं पर था बहादुर शाह, है ना। चांद बीबी और बहादुर शाह दोनों मिलकर था। ये कब हुआ था? 1599 और 1600 ईस्वी में हुआ था, दोनों में हुआ था, है ना। याद रखिएगा। एक है आपका गोलकुंडा। गोलकुंडा के जो संस्थापक था गोलकुंडा राज्य के, या पहला शासक बोल सकते हैं, कौन था? कुली कुतुब शाह था। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर पूछ देता है ना तो बनता नहीं है। गोलकुंडा कौन है? कुली कुतुब शाह। एक ऑप्शन है बीजापुर, बीजापुर का बहुत बार पूछा हुआ, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है बीजापुर के, कुली कुतुब शाह, है ना। और एक है कौन? बीदर ऑप्शन है, बीदर के कौन जगह? अली बरीद जो है इसका संस्थापक था। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 में है कि कौन सुरबहार वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो सुरबहार से वाद्य यंत्र से संबंधित कौन है? अन्नपूर्णा देवी। अन्नपूर्णा देवी किससे है? सुरबहार वाद्य यंत्र से संबंधित। मार्कर भी गिर गया, चलो कोई बात नहीं है। ये हो जाएगा कौन? अन्नपूर्णा देवी, है ना। एक ऑप्शन दिया आपका शरण रानी। शरण रानी किससे है? सरोद से। सरोद से जितना भी वाद्य मतलब कि बजाता है सरोद, सबका हम ट्रिक क्या बताए हैं, है ना, याद है ना। इसका ट्रिक क्या है? इसका सरोद का बताए हैं कितना बार? सरोद का क्यों जगह? अमजद, अकबर, अलाउद्दीन, विश्वजीत के हाँफता है ना। एक नया जुट गया, कौन? याद रखिएगा, कौन? शरण रानी, अमजद खान, अकबर खान, अलाउद्दीन खान, विश्वजीत राय, जरिन दारूवाला और हाफिज खान, ये सारे क्या हैं?
सरोदवादक है। एक ऑप्शन दिया आपका कौन, एक ऑप्शन शिव कुमार शर्मा है, तो शिव कुमार शर्मा क्या बजाता है, संतूर बजाता है। संतूर कौन बजाता है, पंडित नारायण शर्मा हो गया, शिव कुमार शर्मा हो गया, भैया सोपोरी हो गया, ये सब बजाता है क्या, संतूर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 2021 में जोगली नृत्य के लिए मायावी मंजम्मा को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया था। तो मायावी मंजम्मा जो है ना, उसको मिला था, पद्मश्री मिला था। अब देखो पद्मश्री कई लोगों को मिलता है, लगभग 100 108 को मिलता है, 110 को मिलता है, 114 को मिलता है, मतलब इतना ज़्यादा मिलता है, तो कौन याद करेगा। लेकिन ये थोड़ा सा खास था, इसलिए पूछा है। ये खास क्यों था, ये पहली ट्रांसजेंडर थी, है ना, केरल के थी, नहीं कर्नाटका की थी, है ना, तो इसको मिला है पद्मश्री, है ना, तो इसलिए थोड़ा सा खास था। अच्छा ट्रांसजेंडर था तो थी क्यों बोल रहे हैं, ये चलिए कोई बात नहीं, ट्रांसजेंडर हमेशा थी महिला के फॉर्म में होती है, इसलिए, है ना। अच्छा अगर सवाल रहे कि पद्म भूषण कब शुरू हुआ था, पद्म भूषण पुरस्कार कब शुरू हुआ था, तो कब शुरू हुआ था, 1954 में, जिस समय भारत रत्न शुरू हुआ था। अगर पूछे थे अशोक चक्र कब शुरू हुआ था, तो 1950 में, सॉरी 1952 में, है ना। देखो अशोक चक्र में ही है कीर्ति चक्र, कब हुआ था, 1967 में। और एक शुरू हुआ था कब, परमवीर चक्र रहेगा, परमवीर रहे, महावीर रहे, वीर रहे, 1950 में। ठीक है, अच्छा अशोक वाला और परमवीर वाला दोनों पूछा हुआ है एसएससी में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में है कि कौन सा खिलाड़ी को छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। तो ये किया गया है दूती चंद को, दूती चंद छत्तीसगढ़ के है ना, वहीं से, है ना। एक है हिमा दास, है ना, ये असम के है, वहाँ पे वो इसको बोला जाता है क्या, इसको बोला जाता है, हिमा दास का नाम क्या है, कौन तो क्वीन है, भूल गए, ध्यान में से नहीं आ रहा है, हिमा दास, हिमा दास, हिमा दास, हिमा दास, याद नहीं आ रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में है कि फर्न, हॉर्सटेल और लाइकोफाइट्स किस समूह से संबंधित है ना। ये किससे संबंधित है, टेरिडोफाइटस से संबंधित, टेरिडोफाइटस से संबंधित है ना। देखो पौधा को, जितना भी दुनिया में पौधा है उस सब को बांट दिया गया है दो भाग में, बांटा है कौन, एक्लर। कौन कौन भाग है, एक को बोलते हैं क्रिप्टोगेमस, एक को बोलते हैं फिनोलोगेमस, जिसमें फल फूल नहीं लगता है उसको बोलते हैं क्रिप्टोगेमस, जिसमें फल फूल लगता है उसको बोलते हैं फिनोलोगेमस, है ना। अब क्रिप्टोगेमस का 3 भाग होता है और फिनोलोगेमस का 2 भाग होता है ना। क्रिप्टो का कितना, 3 और फिनोलो का 2। थोड़ा मार्कर लेते हैं, मार्कर मेरा गिर गया है ना, क्योंकि हमको लिखना है अब। तो यहाँ से याद रखना है क्या, अच्छा किसमें किसमें कौन कौन सा पेड़ आता है, वो एग्जाम्पल आपको देखना जरूरी है, बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ सवाल बनते रहता है। ठीक है, आइए करते हैं। देखो पहले तो हम ये कर लेंगे कि पादप को जो है ना 2 भाग में बांटा गया है ना। कौन कौन भाग में बांटा गया है, अच्छा बांटा है कौन, एक्लर, एक्लर साइंटिस्ट का नाम है। ठीक है, एक को बोलते हैं क्या, क्रिप्टोगेमस, एक को बोलते हैं फिनेरोगेमस, जिसमें फल फूल होगा फिनोरो, जिसमें नहीं होगा क्रिप्टो। ठीक है, अब क्रिप्टोगेमस जो है 3 प्रकार का होता है, क्रिप्टोगेमस में 3 प्रकार के पौधे होते हैं। एक को बोलते हैं थाइलोफाइटा, एक को बोलते हैं ब्रायोफाइटा, एक को बोलते हैं टेरिडोफाइटा। ठीक है, अब फिनोरोगेमस जो है ये भी 2 प्रकार का होता है, एक को बोलते हैं जिम्नोस्पर्म और एक को बोलते हैं क्या, एंजियोस्पर्म। ठीक है, इस प्रकार से 5 भाग हो गया। ठीक है, अब किस किस भाग में कौन कौन सा पौधा आता है, इसका एग्जाम्पल आपको लर्न करना है अभी मेरे साथ। देखो जो थैलोफाइटा आता है उसमें सबसे प्रमुख और सबसे प्रमुख क्या, शैवाल आता है। मुख्य रूप से थैलोफाइटा में क्या होता है, शैवाल होता है ना, शैवाल। और शैवाल का कई बहुत सारे एग्जाम्पल है, कौन कौन बोल रहे हैं हम, सर्गेसम है, लेमिनेरिया है, फ्यूनेरिया है ना, कारा है, मर्केंसिया है, ये सारे क्या है, शैवाल है। बहुत सारे एग्जाम्पल है ना। पिछले क्लास में, पिछले लेक्चर में किए थे, पिछले सेट प्रैक्टिस में शैवाल जो है 3 प्रकार के होता है, कौन कौन, लाल, हरा, भूरा, रोडोफाइसी, फियोफाइसी, क्लोरोफाइसी। इसे सबका एग्जाम्पल भी किया था 3 वो, है ना। तो जाके कल मतलब कि 17 तारीख, ये 18 तारीख ना है, तो 17 तारीख का शिफ्ट नंबर 4 तक देखिए जरूर, वहाँ पे सब किए हैं, है ना। चलिए ये था शैवाल का, अभी भी कर ही चुके हैं, है ना। बच गया कौन, एक ब्रायोफाइटा। देखो ब्रायोफाइटा जो आपको आप रखना है वो क्या रखना है, आपको रखना है ना कि जूडो
हाँ आधा रखना क्या, जूडोमॉस, क्या रखना है, जूडोमॉस। जू से हो जाएगा जू पसिस, जू से जू पसिस, डा से हो जाएगा डोसोनिया, डसोनिया हो जाएगा, है ना। और मॉस से तो मौसी होता है, मॉस से मौसी होता है ना। ये सारे काम आपको रखना है किसमें, ब्रायोफाइटा में, कम से कम तो हर हाल बात रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है टेरिडोफाइटा, इसमें कौन है, टेरिडोफाइटा। इसमें कौन कौन सा एग्जाम्पल होगा, इसमें रखना है ना आपको ये, रखना है आपको मस्सी और मस्सी से कौन हो जाएगा, फा, हाँ ये तो छूट गया था, मसीप। देखो जो माँ है सी से 2 है, ई से अलग है, ये अलग है, कम से कम 3-4 एग्जाम्पल लार हम करवा देंगे, ठीक है। कौन कौन हो जाएगा, जो माँ से हो जाएगा, है ना, जो माँ से होगा ना उसको बोलते हैं आप मर्सिलिया, उसको क्या बोलते हैं, मर्सिलिया, है ना। सी से होता है सिलेजिनेला, सी से हो जाएगा सिलेजिनेला, है ना। और सी से एक और नाम होता है, उसको बोलते हैं क्या, सिलोटम, सिलोटम दिख रहा है यहाँ पे, सिलोटम है, सिलोटम, है ना। ई से हो जाएगा, इसे कौन, इक्विसिट्स, इक्विसिट्स होता है। और फा से फर्न, है ना। और बाकी जो एग्जाम्पल आपको दो दिया हुआ है वो सब, है ना, ये सारे कर लेना है आपको लर्न। इतना एग्जाम्पल कर लीजिएगा तो मतलब संभव है कि मतलब इसमें कुछ ना कुछ बन जाएगा। अच्छा इस तरह का क्वेश्चन जब भी देता है, हम देखते हैं इस तरह का क्वेश्चन, तो 1 2 3 को देगा एग्जाम्पल, ताकि एक नहीं पता रहे तो दूसरा पता रहे। जैसे इसमें 3 को दिया हुआ था, अगर फर नहीं जानते होंगे तो आप कर सकते थे, बाकी जो जानते थे तो तभी कर सकते थे, है ना। जो जिम्नोस्पर्म है उसमें कौन कौन हो जाएगा, लिखने में नहीं होगा, क्या हो जाएगा जिम्नोस्पर्म में, जिम्नोस्पर्म में ना, हाँ जितना क्या क्या होगा, साइकस, पाइनस, देवदार, चीड़, कोनिफर, ये सारे किसमें हो जाएगा जिम्नोस्पर्म में। और बाकी जितना बच गया जो आप लोग देखते होंगे आपको अपने गांव में, महुआ, नीम, बगैर, ये वो जितना आप देखते होंगे सब किसमें है, जिम्नोस्पर्म में। अच्छा जिम्नोस्पर्म को भी 2 भाग में बांटा गया है, पता है आपको। इसको बोलते हैं एक बीजपत्री, एक को बोलते हैं द्विबीजपत्री, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। तो अच्छा पता कैसे लगेगा कि कौन है एक बीजपत्री कौन है द्विबीजपत्री, इसका सिंपल सा एग्जाम्पल बताएंगे हम। देखो इसके लक्षण बहुत सारे हैं, बताएं, हम इंटर के पढ़ाते हैं बायोलॉजी तो हमको बहुत मतलब पता है इस देखो जिसका बीज हम फाड़ते हैं ना तो सीधे सीधे 2 भाग में बट जाता है, एकदम सीधे सीधे 2 भाग में, बीज फर्क हो जाएगा, उसको बोलते हैं द्विबीजपत्री, है ना। और इसका पूरे भाग में नहीं बटेगा उसको बोलते हैं एक बीजपत्री। जैसे क्या होता है सर, जैसे होता है देखो, अगर चना को कभी फाड़े होंगे तो बीच से सीधे सीधे 2 भाग बट जाएगा, है ना। कभी मटर को फाड़े होंगे तो सीधे सीधे बीच से 2 भाग में फट जाएगा। कभी आम के भाग को फाड़ कर देखना, सीधे से 2 भाग में बट जाएगा, जिसे पिपी बनाता है बच्चा लोग, है ना, 2 भाग में बटा रहता है वो, है ना। महुआ के फाड़ के देखो फली, मतलब इसको बीज को, है ना, सीधे सीधे 2 भाग में बट जाएगा। बरगद का हो गया, पीपल का हो गया, सबका 2 भाग में बट जाता है, तो सारा क्या है, द्विबीजपत्री है। लक्षण कई सारे हैं, बताने लगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, है ना। जो एक बीजपत्री है इसका जो बीज है ना सीधे सीधे 2 भाग में नहीं बटेगा। जैसे क्या होता है, जैसे धान को देख लो, गेहूं को देख लो, हालांकि गेहूं बता रहे हैं तो तुम लोग कंफ्यूज करेगा कि गेहूं तो 2 भाग में बटा हुआ होता है ना, वो नहीं बटा हुआ है। गेहूं में सिर्फ उसका आकार ही वैसा है, उसको सीधे सीधे काटिएगा ना तो जस्ट जैसे मटर वगैरह अलग हो जाता है, चना वगैरह अलग हो जाता है, वैसे अलग नहीं होगा। तो वो क्या है, एक बीजपत्री है ना। अब हो गया मक्का वगैरह हो गया, ये हो गया बीज से। एक एग्जाम्पल और दे देते हैं ताकि आपको कहीं भी देखिए, देखते दूरी से देख के पता लगा लेंगे कि क्या है, एक बीजपत्री है कि द्विबीजपत्री है। जैसे क्या होता है, जैसे होता है उसका स्टेम देखो, तना देखो, स्टेम अगर हरा दिख रहा है, स्टेम अगर हरा दिख रहा है ना, तो वो एक बीजपत्री है। और अगर स्टेम अगर भूरा या काला दिख रहा है, भूरा दिखता है, तो वो क्या है, द्विबीजपत्री है। जैसे क्या होता है, अभी एग्जाम्पल दिए हैं, धान है, गेहूं है, मक्का है, केला है, ये सब क्या है, एक बीजपत्री है। इसका स्टेम जो है कभी भी भूरा नहीं रहेगा, हरा रहता। जवानी में, बुढ़ापा की बात नहीं कर रहे हैं, जब अभी बोलेगा कोई धान मर गया है तब तो हरा उजला हो जाता है, नहीं। किसी भी चीज़ का स्टडी जब हम करते बायोलॉजी में ना तो एक युवावस्था, कंप्लीट युवावस्था में करते हैं, ना कि बुढ़ापे में या बच्चा में या रोगाहा के वो सब के चर्चा नहीं होता है, ठीक है। चलिए बहुत हो गया इसमें लेक्चर, ज़्यादा करेंगे बायोलॉजी में तो आप भी घुस जाएंगे हम अंदर सॉरी
सॉरी भाई, अंदर कहाँ घुसेंगे, यहीं रहेंगे ना। क्वेश्चन नंबर 21 में है कि पाणिनि की अष्टाध्यायी प्रसिद्ध कृति है, कौन है ये? संस्कृत व्याकरण है। अष्टाध्यायी जो है पाणिनि का क्या है? संस्कृत व्याकरण है ये, है ना। अगर याद रखना है कि अष्टाध्यायी में क्या क्या होता है, तो 8 गो अध्याय होता है, इसका नाम ही अष्टाध्यायी, मतलब 8 गो अध्याय होता है ना। देखो कुछ कुछ लेखक या कवि जो है कहाँ कहाँ पे किसके किसके दरबार में रहता था, है ना। ये सब कुछ कुछ क्वेश्चन को आप याद रखिएगा। जैसे क्या बताते हैं कुछ कुछ के बारे में, जैसे एक था आपको शुरू शुरू से आते हैं कनिष्क। कनिष्क का शासन कब रहा है पता ना आपको? पहली शताब्दी ईस्वी में क्या था? कनिष्क का शासनकाल था। उसके दरबार में कौन कौन रहा है? तो उसके दरबार में याद रखना ट्रिक याद रखना, अश्व पर नाच मतलब क्या हो जाएगा? अश्व पर नाच मतलब हो जाएगा अश्वघोष, पार्श्व, नागार्जुन और चरक। ये सब किसके दरबार में था? कनिष्क याद रखिएगा, है ना। अच्छा रखना है क्या? कनिष्क के दरबार में कौन कौन रहेगा? याद रखना है क्या? अश्व पर नाच, अश्वघोष, पार्श्व, नागार्जुन, चरक, उसका शासन करना, है ना। फिर आते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट में, कहाँ पे? यहाँ पे चंद्रगुप्त द्वितीय। इसमें रहता था नवरत्न। क्या रहता था? नवरत्न। कौन कौन आता था सुनो। अब अपना ट्रिक से कैसे कैसा रखना है ये, बाह, अमर, काली, धन से रुचि, छौ, बैताल भट्ट। जल्दी जल्दी लिखते हैं, जल्दी लिखा नहीं है, बैताल भट्ट। ठीक है, देखो इसमें 9 गो होगा, बा, हा, अमर, काली, धन से रुचि, छौ, बैताल भट्ट। हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया ना। यही नवरत्न था। कौन कौन था सुनिए। ये बात से जगह बराह मिहिर, हरिसेन, है ना। हा से ह्वेनसांग मत कर देना, ह्वेनसांग फाहियान नहीं, वो विदेश से आया था, है ना। चंद्रगुप्त द्वितीय का दरबार में कौन आया था? फाहियान आया था। हर्षवर्धन के शासनकाल में ह्वेनसांग आया था, है ना। लेकिन ये यहाँ पे कवि था, है ना। कौन कौन? बराह मिहिर, हरिसेन, वही हरिसेन जो समुद्रगुप्त के बारे में लिखा था, समुद्रगुप्त के बारे में लिखा था प्रयाग प्रशस्ति लेख, वही हरिसेन था भी, है ना। तो बराह मिहिर, हरिसेन, अमरदास, कालिदास, धनवंतरी और शेष से जगह शंकु और रुचि से जगह बर रुचि, छौ से छपनक और बैताल भट्ट, ये सभी था उसके दरबार में नवरत्न। चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में, चंद्रगुप्त दू के शासनकाल में, है ना। एक टिक अंश कर लेते हैं, अकबर के शासनकाल में भी नवरत्न था। अकबर के शासनकाल में भी नवरत्न था। इसमें कौन कौन रहेगा? याद रखना, अकबर शासनकाल में कौन हो जाएगा? अब्बू, बीर, फौजी है राजा। अब्बू, बीर, फौजी है राजा। ठीक है, मान, तान, दो प्याजा। अब्बू, बीर, फौजी है राजा, मान, तान, दो प्याजा, ऐसा रखना है ना। यहाँ पे देखो इसमें 2 हो जाएगा, एक इसमें है, एक इसमें है, एक ये 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 है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नहीं, एक मतलब ये दोनों एक ही है। एक 9 हो गया, है ना। कौन कौन है सुनो। कौन कौन है सुनो, जल्दी जल्दी कर लेते हैं, है ना। देखो ये तो हो गया ना, ये अकबर के नवरत्न के बारे में कर रहे हैं। कौन कौन हो जाएगा? देखो एक हो जाएगा अबुल हसन, है ना। अबुल हसन है ना, अबुल हसन, अबुल हसन ही है, कौन है? हाँ ठीक, नहीं सॉरी, अबुल फजल है, सॉरी अबुल फजल, है ना। एक हो जाएगा, यहाँ पे 2 है, कौन कौन है? अबुल फजल और एक है अब्दुल रहीम खाने खाना। अब्दुल रहीम खाने खाना दोनों है ना। अबुल फजल और अब्दुल रहीम खाने खाना 2 हो गया। बीर से हो जाएगा बीरबल, फौजी से हो जाएगा फैजी, फैजी एक था उसके दरबार में, फैजी, है ना। हास हो जाएगा हसन, हसन, हसन क्या हो जाएगा? हसन। राजा से कौन हो जाएगा? राजा टोडरमल, मान से मान सिंह, ता से तानसेन और 2 प्याजा से मुल्ला 2 प्याजा। ये था अकबर के नवरत्न। ठीक है, ऐसे याद रखना है तो मजा आएगा। अच्छा, इसके अलावे नवरत्न जो था इसके दरबार में भी था, कहाँ पे?
के.डी. राय, कृष्णदेव राय के दरबार में भी था नवरत्न, ठीक है ना, नवरत्न था। और कहाँ पे आते हैं, हाँ एक था इसके शिवाजी के शासनकाल में, शिवाजी के शासनकाल में क्या था, अष्टप्रधान था, अच्छा सॉरी, शिवाजी के शासनकाल में अष्टप्रधान था, और के.डी. राय के दरबार में अष्टदिग्गज था, ध्यान रखिएगा, के.डी. राय के दरबार में अष्टदिग्गज था और शिवाजी के दरबार में अष्टप्रधान था, है ना। जो के.डी. राय के दरबार में अष्टदिग्गज था वो 8 कवियों का ग्रुप था, और शिवाजी के प्रधान में शासनकाल में जो था अष्टप्रधान था वो 8 तरह के अधिकारी थे, अधिकारी या मंत्री बोल सकते हैं था, ठीक है। तो ये सारे बात आपको देखना है ना। यहाँ पे यही तरह रहेगा सवाल कि के.डी. राय के दरबार में कौन कौन आया था बाहर से, पुर्तगाल से आया था कौन, डोमिंगो पायस और बारबोसा आया था, 2 आया था, ठीक है। और अगर यही पूछे कि महमूद गजनबी के साथ भारत कौन कौन आया था, तो वहाँ पे आया था कौन, अलबरूनी, फिरदौसी, उतबी और फरूखी, 4 आया था, है ना। बहुत इम्पोर्टेंट जो है आपको याद रखना है हमेशा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 में है कि पृष्ठ तनाव, क्वेश्चन नंबर 22 में है ना कि पृष्ठ तनाव के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो सही नहीं जो है चुनना है पृष्ठ तनाव के बारे में, है ना। तो इसका जो राइट आंसर होगा कौन होगा, कमरे के ताप पर पानी का सतही तनाव इथाइल अल्कोहल से कम होता है, ये सही बात है, सॉरी ये गलत बात है, ये गलत बात है, सही नहीं था, है ना। पृष्ठ तनाव क्या होता है, पृष्ठ तनाव में जो है ससंजक बल के कारण कोई भी अणु जो है आपस में चिपका हो रहता है, सटा हो रहता है, या बोल सकते हैं कि अपना क्षेत्रफल को, एरिया को कम कर लेता है, उसको बोलते हैं क्या, पृष्ठ तनाव। अब ऐसे कोई वाटर है, पानी है, लिक्विड है ना, उसमें कोई मिलाइएगा आप, तो मिलाइएगा तो उसका क्या होगा, डेंसिटी बढ़ेगा ना, डेंसिटी बढ़ेगा तो अपने उसका आकार जो है छोटा होगा, कम होगा, है ना। तो इसको बोलते हैं क्या, पृष्ठ तनाव। क्वेश्चन नंबर 23 में है कि M2 धन आपूर्ति उपायों में से एक है, M2 M1 प्लस मतलब किसका योग है। तो M2 जो होता है ना, M1 प्लस यहाँ पे ऑप्शन में देगा डाकघर में बचत जमा राशि, जो किसी भी आदमी का पर्सनल अपना पैसा होता है उसको M1 में जोड़ने पर M2 हो जाता है। जैसे यहाँ पे था M2 क्या है, तो M2 जो है ना M1 प्लस डाकघर में जमा पैसा राशि है उसको ऐड कर दिए तब हो जाएगा। या तो किसी का नकद चेक है उसको ऐड कर दो M1 में तो हो जाएगा M2, या तो किसी के साथ जो पैसा है उसको ऐड कर देंगे M1 में तो M2 हो जाएगा, है ना। बाकी सब जो ऑप्शन दिया हुआ है वो किसी का पर्सनल पैसा के बारे में नहीं है ना। जैसे राष्ट्रीय आय है, राष्ट्रीय आय के बारे में, तो राष्ट्रीय आय किसी का पर्सनल पैसा तो नहीं होता, तो पूरे देश का पैसा होता है, ठीक है। तो ये सब नहीं हो सकता है। अच्छा यहाँ से और एक बात और करना है कि M1 और M2 जो है ना वो होता है संकीर्ण, उसको बोलते हैं संकीर्ण मुद्रा बोलते हैं M1 और M2 को, और M3 और M4 को बोलते हैं व्यापक मुद्रा, है ना। तो ये बात आपको यहाँ से याद रखना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में है कि ब्रिटिश भारत में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वर्ष लागू हुआ था। ये कब लागू हुआ था, 1878 में लागू था, 1878 में लागू हुआ था, है ना। किसके शासनकाल में, लॉर्ड लिटन के शासनकाल में लागू हुआ था। लॉर्ड लिटन कब से कब तक रहा था, 1876 से लेकर के 1880 से तक रहा था कौन, लॉर्ड लिटन, है ना। अगर बात करते हैं इसके बारे में, किसके बारे में, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के बारे में, तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के बारे में आपको ना 3 गो अखबार का नाम रखना है। कौन कौन, एक पायनियर, एक अमृत बाजार पत्रिका और एक सोमनाथ, है ना। देखो ये आया था जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट आया है ना, ये प्रेस के खत्म करने के लिए, प्रेस के लिए नियम बनाया गया था, इसको नाम है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, है ना। तो भारत में जितना भी हिंदी अखबार था उस पर मतलब कि कड़ाई करने के लिए लाया गया था ये, है ना। और खास करके याद रखना है किसके लिए लाया गया था, तो ये लाया गया था किसके लिए, अमृत बाजार पत्रिका के लिए लाया गया था, ठीक है। जो हिंदी अखबार था, हिंदी के लिए ही लाया गया था, हिंदी अखबार के लिए। लेकिन जैसे पता चला इसको कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट आया है, मतलब कि कानून बन गया है, ये क्या किया, उसी समय अपना जो है हिंदी से चेंज कर लिया इंग्लिश में। तो इंग्लिश का था ही नहीं, वो बच गया अमृत बाजार पत्रिका। लेकिन उसी में था सोमनाथ का प्रकार, सोमनाथ पत्रिका, वो पकड़ा गया फेरा में, वो हिंदी था, उसको मतलब कि बंद हो गया वो, है ना। उस पर एक्ट लागू हो गया, नियम कानून लागू हो गया, बंद हो गया वो, है ना। तो याद रखना यहाँ सबसे अधिक प्रभावित कौन हुआ था, सोमनाथ पत्रिका, ठीक है। इसी में था कि और
कि कौन पत्रिका जो है वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को सपोर्ट किया था, समर्थन दिया था, कौन क्या था? पायनियर। पायनियर जो था ना इंग्लिश का था, वो सपोर्ट किया था, बोला नहीं सही बात है ना। अच्छा, इसी समय 1878 ईस्वी में ही एक एक्ट और आया था, उसको बोलते हैं इंडियन आर्म्ड एक्ट, भारतीय शस्त्र अधिनियम। इस नियम के अनुसार जो है ना, किसी भी भारतीय को बिना लाइसेंस के आर्म या मतलब गन रखने का अधिकार नहीं था, गन नहीं रख सकता था बिना लाइसेंस के, है ना। ये कहा गया था 1978 ईस्वी के आर्म फोर्स एक्ट में ही, ठीक है, लिटन के कार्यकाल में। अच्छा, लिटन का कार्यकाल कितना था? 1876 से 80 तक। अच्छा, लिटन के कार्यकाल में एक बहुत महत्वपूर्ण घटना हुआ है ये, कि 1877 ईस्वी में लगा था दिल्ली दरबार। 1877 ईस्वी में लगा था क्या? दिल्ली दरबार। और उस समय आई थी महारानी विक्टोरिया भारत, है ना। उसी समय महारानी विक्टोरिया को दिया गया था केसर ए हिंद की उपाधि, याद रखिएगा, ठीक है। उस समय जो है ना बहुत भयंकर अकाल पड़ा था भारत में, बहुत भयंकर अकाल, है ना। यहाँ तक इतना अकाल पड़ा था कि पानी पीने के लिए नहीं था। लेकिन उस समय जब महारानी विक्टोरिया यहाँ पर भारत आई, तो वहाँ पर क्या किया था, दिल्ली में जब आई ना, दिल्ली दरबार लगा ना, तो दिल्ली के सड़कों को पानी से धोया गया उसके स्वागत के लिए, है ना। सोचो, अब यहाँ के इंडियन लोगों को पानी मिल नहीं रहा था पीने के लिए, मवेशी को पिलाने के लिए, और सड़कों को धोया जा रहा था उसके स्वागत के लिए, है ना। तो ऐसा बेहाल व्यवस्था था उस समय किसके कार्यकाल में? लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में, है ना। और ये कब से कब तक था? 1876 से 80 तक। और 80 से 84 तक रहा था, मतलब 4 साल में रहा था कौन? लॉर्ड रिपन, है ना। जितना खराब काम हुआ था लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में, उतना ही अच्छा कर दिया लॉर्ड रिपन, है ना। इसलिए रिपन को बोला जाता है क्या? भारत का उद्धारक बोला जाता है, भारत का उद्धारक बोला जाता है। इसको सर्जन रिपन के उपाधि दिए थे कौन? नाइटिंगेल, फ्लोरेंस नाइटिंगेल दिए थे इसको सर्जन रिपन की उपाधि, है ना। इसके कार्यकाल में क्या क्या हुआ है? बहुत सारा काम हुआ है, देखो। 1881 में जब आया तो 81 में क्या किया? कारखाना अधिनियम लागू किया, जिसमें मतलब कि गर्भवती महिला या बच्चा को काम करने के लिए नहीं दिया जाता था, है ना। इसी समय में पहली बार भारत में नियमित जनगणना शुरू हुआ था 1881 में, है ना। 1882 में आया था ये पहली बार इल्बर्ट बिल, 1882 में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को खत्म कर दिया था, है ना, कि ये कुछ एक नहीं रहेगा, इसको खत्म कर दिया था। 1883 में लाया था इल्बर्ट बिल, जिसको बोलते हैं इल्बर्ट विधेयक, है ना। इसी को श्वेत पत्र भी बोलते हैं। इसके तहत यह था कि ब्रिटिश लोगों के खिलाफ भी अब कानूनी कार्रवाई होगी, उस पर भी केस हो सकता है ना। लेकिन सब गोरखा लोग जो है ना, ब्रिटिश वाला, उसको मतलब विरोध कर दिया रिपन का, तो इसलिए वापस ले लिया गया था ये इल्बर्ट बिल, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन है, बड़ा याद रखिएगा। किसने लाया था, कब लाया था? 1883 में कौन लाया था? रिपन, है ना। रिपन के कार्यकाल में जो है क्या क्या दिया गया था? सिविल सेवा परीक्षा के आयु जो है 19 वर्ष से बढ़ा कर दिया गया यहाँ तक 21 वर्ष तक, ताकि थोड़ा भारतीय लोगों को अधिक मौका मिल सके, है ना। और देखो, इसके कार्यकाल को बोला जाता है क्या? स्वर्ण युग। भारत के गवर्नरों का बोला जाता है क्या? स्वर्ण युग, रिपन के कार्यकाल को, है ना। और रिपन का एक स्टेटमेंट है, देखिएगा, ये बोला था कि मेरा मूल्यांकन मेरे कार्यों से करना, मेरे शब्दों से नहीं, ठीक है। तो ये सारी बात याद रखना है, रिपन। अच्छा, इसका कौन आया था? डफरिन। 1885 में जो 28 दिसंबर 1885 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था, डफरिन के कार्यकाल में। बहुत बार पूछा क्वेश्चन है, किसके कार्यकाल में स्थापना हुआ था? तो डफरिन के कार्यकाल में, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको याद रखना है। देखो, अभी वायसराय हो गया, गवर्नर हो गया, इसके बारे में बोलने लगेंगे तो हम बहुत देर तक बोलते रहेंगे, क्योंकि हमको शुरू से मतलब कि 1857 से लेकर के पूरे 1947 तक पूरा गवर्नर का काम याद है, नाम याद है, डेट याद है पूरा। चलिए, उतना करने की जरूरत नहीं है ना, जितना चाहिए आपको उतना हो गया इसमें, है ना। क्वेश्चन नंबर 25 में है कि O3 की सही लुईस संरचना क्या है? O3 को बोलते हैं क्या? ओजोन। तो ओजोन का किसी भी आपका बनाना होगा लुईस संरचना, इसी को बोलते हैं लुईस डॉट संरचना, है ना। लेविस डॉट इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं, है ना। ये कैसे होता है? किसी भी कंपाउंड में जो एलिमेंट होता है उसको ऑक्टेट पूर्ण करवाना होता है, अष्टक पूरा करवाना होता है ना। देखो, बताए हैं, अभी कुछ बता दिए थे, वीडियो कट गया, फिर से कर रहे हैं, है ना। जिसे मान लेते हैं कार्बन है ये, है ना। तो कार्बन में 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रखेंगे, 2 यहाँ पे रखेंगे, 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, इस तरह से। और इस तरह से देखेंगे कि इसका ऑक्टेट जो है पूर्ण हुआ कि नहीं। तो 2, 4, 6, 8, इसका 8 को ऑक्टेट पूर्ण हो गया, है ना। तो इसको बोलेंगे क्या? लुईस डॉट स्ट्रक्चर के अनुसार ये सही है ना। तो इसी तरह से किसी में ऑक्टेट पूर्ण होगा, है ना, उसी को बोलेंगे कि लेविस डॉट स्ट्रक्चर, लेविस डॉट संरचना के अनुसार ये सही है
है ना, ऐसे ही बनता है। तो इसमें जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये था क्या आपका पूरा का पूरा जीके का डिस्कशन। कब का? 18 जुलाई 2023 का जो फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर था उसका, है ना। तो डिस्कशन कैसा लगा आप जरूर बताइएगा, जरूर एक बार से कमेंट करके, कैसा लगा, अच्छा लगा, खराब लगा। और अगर आपको कोई सुझाव है तो सुझाव का वेलकम है। बाकी बात अपना ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।